Hello everyone. This is the part 2 of the video on current electricity. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन चार कॉन्सेप्ट्स के बारे में: Kirchhoff's laws, Wheatstone network and meter bridge, potentiometer and conversion of a galvanometer to voltmeter and ammeter. करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 ऑफ द वीडियो तुम्हें फिजिक्स थियरी लेक्चर्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट्स बिगिन. Kirchhoff's laws. There are mainly two laws. So the first law is called Kirchhoff's current law. इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में अगर कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट तुमने ले लिया तो एक पॉइंट पर जो भी टोटल इनकमिंग करंट रहेगा दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल आउटगोइंग करंट. इट इज अ वेरी बेसिक लॉ. जो भी इनकमिंग रहेगा दैट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग. सो लेट अस से I1, I2, I3 वर इनकमिंग करंट्स एंड I4, I5 वर आउटगोइंग करंट्स. तो I1 प्लस I2 plus I3 will be equal to I4 plus I5. So the basic statement here will be total incoming current will be equal to total outgoing current. एंड इस लॉ को हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. देखो करंट का बेसिक मीनिंग होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. तो अगर मैं एक यूनिट टाइम कंसिडर करूं, जैसे अगर मैं 1 सेकेंड कंसिडर करूं, तो इन 1 सेकेंड जितना भी चार्ज अंदर आएगा उतना ही चार्ज बाहर जाएगा फ्रॉम दिस पॉइंट. तो Kirchhoff करंट लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहेंगे. सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. दिस लॉ इज अ वेरी बेसिक लॉ एंड इसमें एक्चुअली ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड था नहीं. इट्स बेसिक कॉमन सेंस कि जो भी अंदर आएगा वही बाहर जाएगा. सो या दैट्स द फर्स्ट लॉ कि टोटल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू द टोटल आउटगोइंग करंट. नाउ द सेकंड लॉ इज Kirchhoff's वोल्टेज लॉ. Kirchhoff's वोल्टेज लॉ ये कहता है दैट इन एनी क्लोज्ड सर्किट या इन एनी क्लोज्ड लूप. देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जब बनाओगे ना तब सिंपल एक सिर्फ इस टाइप का सर्किट बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है. यू कैन मेक सेवरल कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स एंड सर्किट्स में तुम अलग अलग तरीके के लूप्स भी बना पाओगे. यू विल सी दैट व्हेन यू लुक एट द न्यूमेरिकल्स. बट फॉर द टाइमिंग इतना समझ लो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर कोई भी क्लोज्ड लूप अगर हम बना देते हैं तो इन एनी क्लोज्ड लूप एडिशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस all components is equal to 0. अब टोटल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में देखेंगे तो मेनली चार कंपोनेंट्स रहेंगे. एक रहेगा बैटरी, एक रहेगा रेजिस्टेंस, एक रहेगा कैपेसिटर एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एन इंडक्टर. क्लोज लूप में ट्रैवल करते टाइम अभी देखो ट्रैवल करते टाइम इक्वेशन कैसे बनेगा इसके लिए थोड़ा ये एक्सप्लेनेशन करने के बाद एक एग्जांपल ले लेंगे. बट जस्ट से फॉर नाउ अगर हम बैटरी के अक्रॉस ट्रैवल करेंगे तो एक कन्वेंशन रहता है पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का. जैसे बैटरी इस तरीके से है तो क्लोज लूप में ट्रैवल करते टाइम जब भी हम इक्वेशन बनाएंगे तो एक लूप के अक्रॉस हम ट्रैवल करेंगे. तो ट्रैवल करते टाइम अगर बैटरी के लिए हम इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे दैट इज इनसाइड द बैटरी इफ वी ट्रैवल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो बैटरी का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम पॉजिटिव ले लेंगे. मान लो ये बैटरी 10 वोल्ट का है तो अगर हम इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी टेकन एज प्लस 10 वोल्ट. एंड इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे मतलब बैटरी के अंदर अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल हमने ट्रैवल किया तो इसे लेंगे माइनस 10 वोल्ट. ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का एक कन्वेंशन होता है. यू हैव टू नो दैट फॉर एवरी कंपोनेंट तुम पॉजिटिव पोटेंशियल कब लोगे और नेगेटिव पोटेंशियल कब लोगे. बिकॉज व्हेन यू आर एडिंग अप द पोटेंशियल डिफरेंसेस तभी तुम्हें प्लस लेना है या माइनस ये पता होना चाहिए. सो या लेट्स कंटिन्यू. कैपेसिटर में भी तुम्हें देखना होगा प्लेट का चार्ज क्या है. सो लेट अस से इफ दिस प्लेट इज पॉजिटिव दिस प्लेट इज नेगेटिव. कैपेसिटर का जो कन्वेंशन रहेगा इट विल बी सेम एज द बैटरी कन्वेंशन. जैसे बैटरी में from inside the battery if I go from negative to positive I am taking the potential difference as positive. यहां पर भी अगर मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव गया कैपेसिटर का बेसिक इक्वेशन था Q इक्वल टू CV. तो V का जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी Q बाई C. तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द कैपेसिटर इज Q बाई C. नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने में बैटरी का ही कन्वेंशन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इट वाज पॉजिटिव. तो कैपेसिटर के लिए भी नेगेटिव टू पॉजिटिव द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी टेकन एज पॉजिटिव. तो इस डायरेक्शन में वी विल टेक इट एज Q बाई C. एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर ट्रैवल करेंगे तो बैटरी के लिए देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्रॉम इनसाइड द बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव था
तो कैपेसिटर के लिए भी पॉजिटिव टू नेगेटिव इनसाइड द कैपेसिटर, द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी टेकन एज नेगेटिव. सो माइनस क्यू बाई सी इज व्हाट वी विल राइट फॉर अ कैपेसिटर इन दिस डायरेक्शन. मान लो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है एंड एक करंट आई फ्लो करता है इन दैट रेजिस्टेंस. अगर हम करंट के डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, इफ वी आर ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लेंगे. रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस इज आई इंटू आर, बिकॉज ओम्स लॉ था V इक्वल टू आई आर. इसका पोटेंशियल डिफरेंस आई आर है. इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ वी ट्रैवल, वी टेक इट एज नेगेटिव, एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम पॉजिटिव लेंगे. So plus IR if we are traveling opposite to the direction of current, and minus IR if we are traveling in the direction of current. And finally an inductor. If you are reading this chapter for the first time, शायद आपने इंडक्टर का नाम पहले कभी सुना नहीं रहेगा. If you know what it is, great. But in case you don't know what is an inductor, तो inductor is a component that opposes the change in current. अगर रेजिस्टेंस याद करोगे तो रेजिस्टेंस वाज ऑफरिंग ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. रेजिस्टेंस करंट को फ्लो होने में रोकेगा, मतलब ज्यादा करंट फ्लो होने का ट्राई करेगा तो ये करंट को कम कर देगा. बट इंडक्टर करंट को फ्लो होने से नहीं रोकेगा. मान लो अभी करंट तुम्हारा 10 एम्पियर है और करंट चेंज होने की कोशिश करता है 15 एम्पियर तक, तो इंडक्टर ये चेंज को अपोज करेगा. मतलब 10 एम्पियर टू 15 एम्पियर अगर इमीडिएट चेंज होना चाहिए था, तो इंडक्टर उस चेंज को थोड़ा टाइम लैग के साथ करवाएगा. मतलब स्टार्टिंग में इंडक्टर 10 एम्पियर से कहेगा कि तू इंक्रीज मत हो, लाइक 10 एम्पियर वांट्स टू बिकम 15, बट इंडक्टर वोंट लेट इट हैपन इक्वल टू 15. वो थोड़ा उसको रोकेगा, बट एज टाइम लैप्सेस ये 10 एम्पियर का करंट फाइनली 15 एम्पियर हो जाएगा. सो इंडक्टर इज अ कंपोनेंट व्हिच अपोजेस द चेंज इन करंट. थोड़ा और अगर एक्सप्लेन करूं, मान लो ये एक रेजिस्टर था एंड लेट्स से आई एम कनेक्टिंग अ बैटरी. अगर मैं बैटरी कनेक्ट करता हूं तो बैटरी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस इमीडिएटली क्रिएट करेगा. मतलब एक करंट इमीडिएटली यहां पे फॉर्म हो जाना चाहिए. जब बैटरी नहीं था तभी कोई करंट नहीं था, और बैटरी आने से इमीडिएटली एक करंट आएगा. अब अगर मान लो मैंने इंडक्टर लगा दिया, तो बैटरी आने से करंट इमीडिएटली आना चाहिए था, बट इंडक्टर अपोजेस द चेंज इन करंट. बैटरी के आने के पहले सर्किट का करंट कितना था? 0 एम्पियर. अब बैटरी आने के बाद करंट एक सर्टेन वैल्यू अटेन करने का ट्राई करेगा इमीडिएटली, बट इंडक्टर उसे वो वैल्यू इमीडिएटली अटेन नहीं करने देगा. मान लो ये ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 10 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस है मेरा 2 ओम्स. तो जो करंट आना चाहिए, दिस इज 0 एम्पियर इनिशियली, जो करंट आना चाहिए दैट इज टू बी 10/2, मतलब आई शुड हैव 5 एम्पियर. तो जो स्टार्टिंग का 0 एम्पियर था, इट हैज टू बिकम 5 एम्पियर इमीडिएटली व्हेन आई कनेक्ट द बैटरी. इंडक्टर ये 5 एम्पियर आने में, मतलब इंडक्टर विल जो 0 एम्पियर का करंट था, इंडक्टर उसे 5 एम्पियर इमीडिएटली होने नहीं देगा. हाउ द इंडक्टर डज दैट इज, देखो टोटल ईएमएफ अभी 10 वोल्ट है, तो इंडक्टर अपना एक बैक ईएमएफ डेवलप करेगा विच विल बी -10 वोल्ट. ये -10 वोल्ट इस 10 वोल्ट को काटेगा. तो स्टार्टिंग में जो करंट है दैट इज 0 एम्पियर ओनली, और वो 0 एम्पियर ही रहेगा. धीरे धीरे इंडक्टर का जो बैक ईएमएफ है वो -10 से कम होकर -9 हो जाएगा. अब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से करंट फ्लो होगा. थोड़ी देर बाद ये -8 हो जाएगा, थोड़ी देर बाद -7, फिर -6, ऐसे करते 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 इवेंचुअली इंडक्टर का बैक ईएमएफ 0 वोल्ट हो जाएगा. एंड एट दिस पॉइंट द एंटायर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी अटेन्ड इन द सर्किट. तो इंडक्टर अपने आप में एक बैक ईएमएफ डेवलप करेगा, और बैक ईएमएफ करंट को जो चेंज हो रहा था वो चेंज इन करंट को रोकेगा. सो ये थोड़ा इंडक्टर का वर्किंग है. Like I said, inductor opposes the change in current by generating a back EMF. वहीं अगर मान लो वो बैटरी मैंने निकाल दिया, मान लो एक स्टेडी स्टेट था, ये इंडक्टर है और ये रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस वही है 2 ओम्स और बैटरी है 10 वोल्ट. मान लो पहले इंडक्टर था ही नहीं, तो जब 2 ओम्स का रेजिस्टर कनेक्टेड था 10 वोल्ट के बैटरी से, तब 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था. अब मैंने बैटरी निकाल दिया. अगर मैं बैटरी निकाल दूंगा तो करंट इमीडिएटली डिसअपियर हो जाना चाहिए, बट वंस अगेन इंडक्टर करंट को चेंज होने से रोकेगा. अगर 5 एम्पियर का करंट था तो इंडक्टर 5 एम्पियर का करंट मेंटेन करने का ट्राई करेगा. अब तुमने ईएमएफ मतलब बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो अचानक हटा दिया, तो इंडक्टर वापस एक बैक ईएमएफ जनरेट करेगा.
मतलब अभी फिलहाल स्टेडी स्टेट पे तो इंडक्टर में कोई बैक ईएमएफ था नहीं। अब इंडक्टर बैक ईएमएफ जनरेट करेगा ऑफ लेट अस से 10 वोल्ट ओनली। तो 10 वोल्ट का बैक ईएमएफ जनरेट करके वापस तुम्हारा करंट 5 एम्पियर तक मेंटेन रहेगा इवन आफ्टर द बैटरी इज रिमूव्ड। बट मैंने कहा इंडक्टर का बैक ईएमएफ धीरे धीरे कम होगा, तो अब ये धीरे धीरे 9 वोल्ट हो जाएगा, तो करंट भी कम होगा, 8 वोल्ट तो करंट और कम होगा। ऐसे धीरे धीरे करते 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 इंडक्टर का बैक ईएमएफ 0 वोल्ट तक आ जाएगा। एट दिस पॉइंट द करंट विल बिकम 0। तो करंट जो 0 इमीडिएटली हो जाना चाहिए था बैटरी निकालने के बाद, वो इस इंडक्टर के बैक ईएमएफ की वजह से इमीडिएटली 0 नहीं हुआ। इट टुक अ लिटिल टाइम टू बिकम 0। सो वंस अगेन वही बात, इंडक्टर चेंज इन करंट को अपोज करेगा, इंडक्टर करंट को अपोज नहीं करेगा, करंट को फ्लो होने देगा, रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 रहेगा। इंडक्टर व्हाट इट डज इज इट अपोजेस द चेंज इन करंट। सो या इसकी थोड़े और इक्वेशंस ले लो। लाइक आई सेड, इंडक्टर जनरेट्स अ बैक ईएमएफ। द बैक ईएमएफ जनरेटेड इन एन इंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी बाई डी टी। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा दूं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा L। तो फाइनल इक्वेशन बन गया EMF इक्वल्स टू L डी बाई डी टी। और क्योंकि बैक EMF बोला, बैक EMF मतलब जो अप्लाइड EMF रहेगा उसको अपोज करेगा, तो यहां पर एक नेगेटिव का साइन आएगा। तो बैक EMF डेवलप्ड इनसाइड एन इंडक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला E इक्वल टू माइनस L डी बाई डी टी। यहां पर L मतलब इंडक्टेंस और यूनिट ऑफ इंडक्टेंस देखोगे तो यहीं से आएगा। ईएमएफ का यूनिट वोल्ट रहेगा, डी आई मतलब करंट, तो इसका यूनिट एम्पियर, और टाइम मतलब सेकेंड्स, तो ये एम्पियर पर सेकेंड। एम्पियर नीचे चला जाएगा, सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ एल। बट वोल्ट अपॉन एम्पियर इट्स लाइक वी अपॉन आई, एंड वी इक्वल टू आई आर था, तो वी अपॉन आई विल बी रेजिस्टेंस। तो V अपॉन I मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, दिस बिकम्स रेजिस्टेंस का यूनिट विच इज ओम्स, तो ये हो जाएगा ओम सेकेंड। और ओम सेकेंड को हम हेनरी कहते हैं। तो जो इंडक्टेंस का यूनिट आएगा दैट इज ओम सेकेंड विच इज इक्वल टू हेनरी। तो ये यूनिट भी तुम्हें याद रखनी होगी। एंड या दिस वाज अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कशन अराउंड द इंडक्टर कंपोनेंट। तो या ये इंडक्टर कैसे काम करेगा इसको ध्यान में रखना। एंड वी गेट बैक टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ बीइंग अप्लाइड ऑन एन इंडक्टर। अगर एक करंट आई फ्लो करेगा इंडक्टर के थ्रू, तो इंडक्टर का जो भी कन्वेंशन रहेगा इट विल बी द सेम एज रेजिस्टेंस। मतलब करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव लेना होगा एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव ले लेंगे। सो अगर करंट के डायरेक्शन में ट्रैवल किया, इंडक्टेंस के अक्रॉस जो ईएमएफ था दैट वाज एल डी आई बाई डी टी। आई नो माइनस था बट मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो एल डी आई बाई डी टी। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक आई सेड नेगेटिव रहेगा, सेम एज रेजिस्टेंस। तो ये ईएमएफ जो रहेगा या जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, वी टेक इट एज माइनस एल डी आई बाई डी टी। एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट हम पॉजिटिव ले लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस एल डी आई बाई डी टी। अब यहां पर ये ध्यान में रखना है कि डी आई बाई डी टी का खुद का भी प्लस माइनस होगा। मतलब अगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तुमने लिख तो लिया माइनस एल डी आई बाई डी टी, लेकिन इस डायरेक्शन में अगर करंट बढ़ रहा है तो डी आई बाई डी टी खुद पॉजिटिव आएगा एंड फिर ओवरऑल टर्म नेगेटिव रहेगा। सिमिलरली अगर इसी डायरेक्शन में करंट है तो माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख लेंगे, बट इफ द करंट इज डिक्रीजिंग तो डी आई बाई डी टी खुद नेगेटिव आएगा और फिर ये ओवरऑल टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो इंडक्टर के लिए जब भी ये पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म लिखोगे, उसमें प्लस माइनस तो तुमने कन्वेंशन से लिख दिया, बट डी आई बाई डी टी का भी अपना प्लस माइनस आएगा और फिर इसका ओवरऑल जो भी प्लस माइनस रहेगा वो डिटरमाइन होगा। तो ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ अलग अलग कंपोनेंट्स पे कैसे अप्लाई करेंगे ये हमने पढ़ा। अब जैसे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वैसे ये किरचॉफ सेकंड लॉ मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये कैसे हुआ इसे भी समझने का ट्राई करो। मान लो मैंने सेवरल कंपोनेंट्स ले लिया, आई टुक अ रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड आई कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ वाज डिफाइंड फॉर अ क्लोज्ड लूप, तो फिलहाल मैंने एक सिंगल क्लोज लूप लेके रखा है। क्लोज लूप में देखोगे तो सारे कंपोनेंट्स फिलहाल सीरीज में कनेक्टेड है। सो लेट अस से करंट आई फ्लोज थ्रू ईच ऑफ द कंपोनेंट्स। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3, इसका V4। इफ देयर आर n कंपोनेंट्स तो हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस तुम Vn ले पाओगे। नाउ द एनर्जी दैट इज डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, पावर का फॉर्मूला था V इंटू आई, एनर्जी हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी। सो वी आई टी फॉर द फर्स्ट कंपोनेंट मतलब V1 इंटू आई इंटू टी
प्लस V1 V2 into I into T for the second component, प्लस करते करते फॉर द nth component it will be Vn into I into T. तो ये सब जो टोटल आएगा वो जीरो आएगा, because this would be the total energy dissipated in the circuit and energy can neither be created nor be destroyed. So अगर energy conservation apply करेंगे, so total energy should be equal to zero. इसमें से अगर I into T कॉमन ले लिया तो हमें सिर्फ मिलेगा V1 प्लस V2 so on up to Vn इक्वल टू जो IT कॉमन लिया था उस IT को यहाँ डिनोमिनेटर में ले लेंगे तो 0 upon IT will be 0 only. So we are getting that the sum of all potential differences will be equal to 0 when you travel in a closed loop. ये थोड़ा बस एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने इतना सिंप्लीफाइड फॉर्मेट दिखा दिया, बट रियलिटी में अगर सर्किट्स देखोगे तो सिंगल लूप नहीं आएगा, सब सीरीज में कनेक्टेड नहीं रहेगा, कुछ पैरेलल में भी रहेगा, कुछ मतलब दे विल बी कनेक्टेड इन सेवरल वेज, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स तुम्हें बना के दे सकते हैं. बट अ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट ऑफ अ सर्किट आई हैव शोन यू ओवर हियर टू एक्सप्लेन हाउ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बिकम्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो ये वोल्टेज लॉ और करंट लॉ के बारे में याद रखना, दैट वोल्टेज लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड करंट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो एक चीज हमने ये पढ़ ली कि हर कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना कैसे है, एंड क्लोज लूप में अगर सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड कर लोगे तो इसका वैल्यू जो है वो जीरो आएगा. यू कैन अप्लाई किरचॉफ्स लॉ टू इवन ओपन सर्किट्स एंड नॉट नेसेसरीली क्लोज सर्किट्स. बस ओपन सर्किट्स में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा जीरो नहीं आएगा. सो व्हेन यू अप्लाई इट टू ओपन सेटअप्स इट विल लुक लाइक दिस. लेट अस से दिस इज पॉइंट A, टेक अ रेजिस्टर, resistance R, take a capacitor, capacitance C, and take an inductor of inductance L, and let us say you are ending at the point B. So let us say we are traveling from point A to point B, and current in the circuit, let's call it I. So when you start from A, तुम्हें VA लिखना होगा. This is the way you will write the Kirchhoff's voltage law when you are applying it to not closed loop but open setups. So if you are starting from A, you write the potential of that point A as VA. तुम travel कर रहे हो from left to right, मतलब resistance में you are traveling in the direction of current. तो इस कन्वेंशन के हिसाब से रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लेंगे. सो आगे आ जाएगा माइनस आई आर का टर्म. फिर कैपेसिटर में सी इफ द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, सो देयर मे बी अ बैटरी समवेयर ओवर हियर. तो कैपेसिटर का ये वाला पार्ट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल. तो दिस प्लेट विल बी पॉजिटिव, दिस प्लेट विल बी नेगेटिव. करंट का डायरेक्शन देख के भी मालूम पड़ता है that because current is going like this, it goes from positive to negative terminal. So this is the positive, this is the negative plate. So capacitor में अगर from inside the capacitor you go from positive to negative plate, तो इस कन्वेंशन के बारे में मैंने डिस्कस किया था, ये नेगेटिव रहेगा. सो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस ले लेंगे एज माइनस क्यू बाई सी. इंडक्टर में ऑल्सो वी आर ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो इसका कन्वेंशन इज द सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टर, तो इसका भी नेगेटिव लिया जाएगा. सो दैट विल बी माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी. एंड जहां पर भी तुम स्टॉप करोगे, सो आफ्टर यू क्रॉस द इंडक्टर यू आर स्टॉपिंग एट द पॉइंट बी, जहां पे भी तुमने स्टॉप किया उस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल टू के राइट में आएगा. सो यहाँ पे हमने स्टॉप किया, यहां पर हम लिख देंगे इक्वल टू, और इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा राइट हैंड साइड में, दैट इज वीबी. इसे थोड़ा रीअरेंज कर लोगे, मतलब वीबी को लेफ्ट में ले लिया तो वीए माइनस वीबी, और ये सारे नेगेटिव टर्म्स को राइट में ले लिया, तो ये हो जाएगा वीए माइनस वीबी इक्वल टू आई आर प्लस क्यू बाई सी प्लस एल डी आई बाई डी टी. So yeah, that is how you can apply the Kirchhoff voltage law to open setups also. And statement wise अगर देखोगे तो मैंने कहा क्लोज लूप में सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को अगर एड अप कर लोगे तो इसका वैल्यू जीरो आएगा. So yeah, that is about the entire theory of Kirchhoff voltage law. We need to take up a sample numerical on Kirchhoff voltage law. So yeah, take a look. तो जो एक बहुत बेसिक टाइप का न्यूमेरिकल इस कॉन्सेप्ट पर पूछते हैं वो कुछ ऐसा रहता है. लेट्स से देयर इज अ बैटरी हियर, देयर इज अ रेजिस्टर हियर, a resistor here, and take a second circuit over here, a battery here, a resistor here, and yeah, that's the entire circuit. इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ले लो 10 वोल्ट, इसका मान लो 5 वोल्ट है. लेट अस से दिस इज 2 ohms, let us say this is 3 ohms, and this is 5 ohms. So the question is find current through the 5 ohm resistor. Sorry, find current through the 3 ohm resistor. So yes, इस टाइप के सेटअप में कर्चॉफ लॉ बहुत ब्यूटीफुली काम करता है, एंड इट गिव्स यू अ वेरी मैकेनिकल वे टू सॉल्व द एंटायर प्रॉब्लम. तो हमें क्या करना है,
वी हैव टू अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ द लूप्स। ये एक लूप हो जाएगा, ये दूसरा लूप हो जाएगा। हम करंट का डायरेक्शन ऐसे अज्यूम करेंगे कि 3 ohms में दोनों लूप्स का जो करंट है इट हैज टू बी इन द सेम डायरेक्शन। तो इस लूप का करंट मान लो तुमने ऐसे इमेजिन किया, लेट्स कॉल इट करंट I1, एंड इस लूप का करंट मान लो तुमने ऐसे इमेजिन किया, करंट I2। लाइक आई सेड, I1 मतलब इस डायरेक्शन में करंट गया तो 3 ohms में I1 इस तरफ जाएगा, और इस लूप का करंट मैंने ऐसे इमेजिन किया तो I2 भी इधर जाएगा। तो 3 ohms में दोनों लूप्स का जो करंट है इट हैज टू गो इन द सेम डायरेक्शन। अगर तुमने I2 को मान लो इस तरीके से ले लिया तो कोई इश्यू नहीं है, बस इक्वेशंस फॉर्म करते टाइम थोड़ा प्लस माइनस में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सॉल्व हो जाएगा, बट इट्स लाइक यू हैव टू कीप चेंजिंग कन्वेंशंस इफ you are taking different direction currents in the middle resistor. So we are taking currents in both the loops such that इस resistor में दोनों current का direction same आएगा। You can also take it this way, मतलब you can take I1 in this manner. So current अगर इस तरफ गया तो इधर का current तुम ऐसे ले लो, so take I2 in this direction. This is also fine, बस middle resistor में तुम्हारा दोनों current का direction same होना चाहिए। So I am taking both the currents in this direction. At this point you might feel like आपने अगर उल्टा लिया तो गलत नहीं हो जाता, because if you would have taken it in the reverse way, मान लो आप ऐसे ले लेते, this is I1 and this is I2, तो यहां पर आप बोल रहे हो कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये तो गलत हो गया। देखो हमारा अजम्पशन अगर गलत रहेगा ना तो I1 का वैल्यू नेगेटिव मिल जाएगा। I1 अगर नेगेटिव मिला मतलब हमारा प्रेडिक्टेड डायरेक्शन गलत था और करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। फ्लो उतना ही होने वाला है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा। तो वो डायरेक्शन जो हम इनिशियली प्रेडिक्ट करेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ वी आर राइट द आंसर विल बी पॉजिटिव, इफ वी आर रॉन्ग द आंसर इज नेगेटिव, एंड देन वी नो दैट the direction of current is opposite to what we had imagined. So let's continue, यही direction रखेंगे and let us see what values we get for I1 and I2. So ये पहला loop ले लो, इस loop में हम travel करेंगे इस direction में, and let us draw the current properly. So I1 I am taking it I took I1 in this direction, this is I1, so this is I1, यहाँ पर I1 जाएगा और I1 वापस यहाँ पर आएगा। दिस इज इन दिस लूप द करंट इज गोइंग लाइक दिस, सो दिस इज I2, दिस इज I2, और ये I2 जब यहाँ पर आएगा तो वो I1 में ऐड हो जाएगा। सो दिस करंट यू कैन से इज एक्चुअली I1 प्लस I2। या सो टेक द फर्स्ट लूप, इस वाले लूप को ले लो। सो व्हेन वी ट्रैवल, लेट्स से वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, तो व्हेन वी ट्रैवल अक्रॉस द बैटरी, बैटरी में अगर ऐसे ट्रैवल करोगे तो इसका कन्वेंशन नेगेटिव आएगा, सो इट विल बी -10। फिर यहां पर तो कुछ है नहीं, यू आर गोइंग हियर, नाउ इन दिस रेजिस्टर द करंट इज I1 प्लस I2 एंड वी आर ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस हम नेगेटिव ले लेंगे। सो ये हो जाएगा -3 इंटू I1 प्लस I2, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस वॉज करंट इंटू रेजिस्टेंस। वी कंटिन्यू मूविंग इन दिस डायरेक्शन अप टिल दिस पॉइंट, 2 ohms में ट्रैवल किया, वी आर ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो I1 भी मतलब इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो भी नेगेटिव लेंगे, सो दैट विल बी -2 I1, और जो टोटल रहेगा सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट लूप का इक्वेशन बन गया। इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, मतलब 10 को अगर राइट में ले लिया और द अदर वे अराउंड, लेट्स टेक दीज टू नेगेटिव टर्म्स ऑन द राइट, तो हमें मिलेगा 3I1 प्लस 3I2 प्लस 2I1, मतलब हमें मिला 5I1 प्लस 3I2 इक्वल टू -10। ये बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इस वाले लूप से मिल जाएगा। लेट्स बिगिन फ्रॉम दिस पॉइंट, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम विच एवर पॉइंट यू वांट, यू जस्ट हैव टू ट्रैवल अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप। तो मान लो यहां से अगर ट्रैवल किया तो इन 5 ohms आई एम ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा -5I2, बिकॉज नेगेटिव लेना होगा। फिर यहाँ पे ट्रैवल किया, फिर यहाँ पर गए, यहाँ पर अगेन वी आर ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लेंगे, सो दैट विल बी -3I1 प्लस I2, एंड फाइनली वी ट्रैवल इन द बैटरी। बैटरी में अगर इस डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे तो बैटरी का ये वाला जो कन्वेंशन था वो नेगेटिव था, तो ये लिखना पड़ेगा -5 इक्वल टू 0। वंस अगेन वी विल टेक दीज टू टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड, तो वी विल हैव 3I1 प्लस 3I2 प्लस 5I2, मतलब प्लस 8I2 इज इक्वल टू, यहां पर बच जाएगा -5, सो दैट इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
हैव बिकम लीनियर इक्वेशंस इन I1 एंड I2। इनका सिंपल हम साइमल्टेनियस सॉल्विंग कर लेंगे तो I1 I2 के वैल्यूज भी मिल जाएंगे। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 वी हैव 15I1 प्लस 9I2 इक्वल टू -30। सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 15I1 प्लस 40I2 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा -25। सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशंस तो यहां पर आ जाएगा यहां पे आ जाएगा -31I2 और सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पर आ जाएगा -5। सो I2 बिकम्स 5/31 एम्पियर। इसे फ्रैक्शन में रहने देंगे अभी के लिए। एंड I1 चाहिए, तो I1 के लिए लेट्स पुट दिस वैल्यू इन इधर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यहाँ पर कोएफिशिएंट छोटा है तो लेट्स पुट इट इन इक्वेशन 2। तो आई हैव 3I1 प्लस 8I2। 8 इंटू I2 करेंगे तो 40/31 हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट में आ जाएगा -5। सो 3I1 बिकम्स -5 minus 40/31। 31 5s are 155 and 155 मतलब -155 minus 40 is -195। तो ये आ गया -195 अपॉन 31। और 3 अगर नीचे जाएगा तो 195 एंड 3 भी कैंसिल होगा। सो इससे हमें I1 मिल जाएगा -65 डिवाइडेड बाई 31 एम्पियर। So these are our values of I1 and I2। So अगर मैं कहूँ current through the 3 ohm resistor, current through the 3 ohm resistor, so that is I1 plus I2। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो -65 प्लस 5 मतलब -60/31। तो -60/31 एम्पियर आ गया एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। अब जो प्लस माइनस के बारे में मैं बोल रहा था वही समझो। ये नेगेटिव साइन आया, हमने अज्यूम किया था 3 ओम्स में करंट इस तरफ जाएगा, बट क्योंकि ये नेगेटिव आया 3 ओम्स का जो करंट आएगा वो इसके ऑपोजिट आएगा। सो 3 ओम्स के थ्रू जो करंट आएगा दैट विल बी 60/31 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन। तो इट विल बी 60/31 एम्पियर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। I1 का डायरेक्शन हमने ऐसा अज्यूम किया था, बट I1 मुझे नेगेटिव मिला। इट मींस कि फर्स्ट लूप का करंट ऐसा नहीं रहेगा, it will be in the opposite direction this manner and that current will be 65/31 ampere। and इस लूप का करंट मैंने इस डायरेक्शन में इमेजिन किया था and because I imagined it in this direction and I got I2 as positive, ये डायरेक्शन मेरा करेक्ट होगा और ये करंट रहेगा 5/31 एम्पियर। तो ये एक बेसिक सा सेटअप था जिसमें द बेस्ट वे टू सॉल्व इट वुड बी द कर्चॉफ वोल्टेज लॉ ओनली। आई एग्री इक्वेशंस बनाने में और लीनियर मतलब वो साइमल्टेनियस सॉल्विंग करने में थोड़ा टाइम जाएगा, बट इट्स एक्चुअली अ वेरी मैकेनिकल वे एंड इफ यू प्रैक्टिस इट सफिशिएंटली तो ये स्टेप्स बहुत इजीली भी आप कर पाओगे। दिस इज इट विद द एंटायर डिस्कशन अबाउट Kirchhoff's लॉस। वी नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज व्हीटस्टोन नेटवर्क एंड मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन नेटवर्क रेजिस्टर्स का कुछ इस तरीके का सेटअप रहेगा। Let us say I have a resistance over here which is R1. It is connected with another resistance R2. Then there is a resistor here which is R3 and a resistor here which is R4. इन पॉइंट्स को नेम दे देंगे, that is A, B, C, D। तो A और C, पॉइंट्स A और C के अक्रॉस हम बैटरी कनेक्ट कर देंगे। Let us say EMF of the battery is V। यहाँ पर की रियोस्टेट वगैरह होता है, बट दैट इज नॉट ऑफ एनी इंपॉर्टेंस फॉर नाउ। सो आई जस्ट मेक द बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द पॉइंट्स A and C एंड B and D के अक्रॉस एक और रेजिस्टर कनेक्ट कर देंगे विच इज R। सो जैसे ही सर्किट कंप्लीट हो जाएगा मतलब बैटरी लगा देंगे, तो बैटरी इस सर्किट में करंट सप्लाई करेगा। द सप्लाइड करंट बाय द बैटरी लेट्स कॉल इट I। करंट पॉइंट A पर आकर स्प्लिट होगा। सो लेट अस से द करंट गोइंग इन R1 इज I1 and the current going in R3 is I2। जो I1 करंट यहाँ पॉइंट B पर आएगा, पॉइंट B पर भी ये वाला करंट स्प्लिट होगा इनटू लेट्स से R में जो करंट गया दैट इज I डैश। तो I1 में से I डैश इधर चला गया, तो R2 में जो जाएगा दैट विल बी द रिमेनिंग करंट I1 माइनस I डैश। अब I डैश यहाँ पर पॉइंट D पर आया, I2 भी पॉइंट D पर आ चुका था। I2 और I डैश पॉइंट D पर मीट होंगे
एंड ये दोनों एडअप होके डी से सी की तरफ जाते हैं। तो R4 में जो करंट आएगा दैट विल बी I2 प्लस आई डैश। अब I1 माइनस आई डैश एंड I2 प्लस आई डैश दोनों सी पे मर्ज हो जाएंगे। सो व्हेन दे मर्ज द टोटल करंट बिकम्स I1 माइनस आई डैश प्लस I2 प्लस आई डैश। तो माइनस आई डैश प्लस आई डैश कट होगा, I1 प्लस I2 दैट इज द ओरिजिनल करंट I दैट यू वर सप्लाइंग। सो ये करंट I वापस यहाँ पर आएगा एंड इट विल गो बैक टू द बैटरी। इस सेटअप में ये करंट I डैश इज समथिंग वी नीड टू लुक एट। देखो हम ऐसा कहते हैं दैट फॉर अ बैलेंस्ड ब्रिज, ये जो हमने रेजिस्टर्स का सेटअप बनाया, दिस सेटअप ओवर हियर इज कॉल्ड अ व्हीटस्टोन नेटवर्क। Wheatstone network, yeah, you can even call it a Wheatstone bridged. So I am saying for a balanced Wheatstone network, the potentials at B and D have to be equal. अगर पोटेंशियल्स एट बी एंड डी इक्वल रहेंगे मतलब बी और डी में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो आएगा। अगर बी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा मतलब आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा और उस केस में आई डैश का वैल्यू जीरो रहेगा। सो फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क वीबी विल बी इक्वल टू वीडी, देयरफॉर वीबी माइनस वीडी विल बी इक्वल टू जीरो। एंड अगर पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा इस पार्ट के अक्रॉस जीरो आएगा तो इस पार्ट ऑफ द सर्किट में मतलब आर के थ्रू जो भी करंट आएगा वो जीरो आएगा, मतलब आई डैश का वैल्यू जीरो आएगा। सो आई डैश को जीरो डाल के हमें कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा बिटवीन R1 R2 R3 R4। वो रिलेशन हमें फाइंड करना है क्या होगा। सो वो रिलेशन फाइंड करने के लिए यू टेक द लूप A B D A। अगर लूप ले लेंगे A B D A तो इस लूप में हमें कर्चॉफ लॉ अप्लाई करना है। सो लेट्स ट्रैवल अलोंग A to B, B to D and D to A। सो व्हेन वी ट्रैवल अलोंग A B वी आर ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस हमें नेगेटिव लेना था तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिया जाएगा एज माइनस I1 R1। फिर हम B2D जाते हैं। B2D इस रेजिस्टर के अक्रॉस P हम करंट के डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं एंड करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आएगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी नेगेटिव आएगा दैट इज माइनस R डैश इंटू R। फिर D2A वी आर गोइंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, I2 इस तरफ था, D2A हम गए ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेना होगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस इज I2 R3 तो प्लस आ जाएगा I2 R3 इक्वल टू जीरो। मैंने कहा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क के लिए आई डैश का वैल्यू जीरो लेना था तो जैसे ही आई डैश को यहां पर जीरो डाल दोगे ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके बनेगा माइनस I1 R1, ये तो जीरो हो चुका, प्लस I2 R3 एंड I1 R1 को भी राइट में ले लेंगे तो हमें मिलेगा I2 R3 और लेट अस से यहां पर I1 R1 था तो पहले I1 R1 लिख लिया इक्वल टू मिल जाएगा I2 R3। सो दिस इज अवर इक्वेशन 1। सिमिलरली कर्चॉफ लॉ अप्लाई करेंगे ऑन द सेकेंड लूप मतलब B C D B, BCDB पे कर्चॉफ लॉ अप्लाई करके देखो क्या मिलता है। सो व्हेन यू गो फ्रॉम B to C वंस अगेन यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट सो इसका पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आएगा। सो यहां का पहला टर्म बन जाएगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस I1 माइनस आई डैश इंटू R2 और इसको हमें नेगेटिव लेना था सो माइनस। देन व्हेन वी गो फ्रॉम C to D वी आर मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेंगे सो दैट विल बी प्लस द करंट I2 प्लस आई डैश इंटू R4 और फाइनली D to B वी आर अगेन मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस रेजिस्टर तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी पॉजिटिव लेंगे तो प्लस आ जाएगा I डैश इंटू R एंड एडिशन ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस विल बी इक्वल टू जीरो एज पर कर्चॉफ्स लॉ। हमने कहा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क के लिए आई डैश को जीरो डालना था तो जैसे ही आई डैश को जीरो डालेंगे ये टर्म निकल जाएगा, दिस टर्म यहां पर आई डैश को जीरो डाला तो ये बन जाएगा माइनस I1 R2। माइनस I1 R2 को राइट में ले लेंगे तो राइट में आ जाएगा I1 R2 इक्वल टू लेफ्ट में I2 प्लस आई डैश को जीरो डाला था तो ये सिर्फ I2 बचेगा इंटू R4 था तो ये I2 R4 हमारे पास लेफ्ट में बचा, ये RHS में था तो LHS में बच गया I2 R4। आई नो मैंने रिवर्स करके लिखा है बट आई हैव रिटन इट दैट वे फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। तो ये इक्वेशन 2। नाउ इफ यू चेक इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देखो दोनों के लेफ्ट में मैंने I1 का टर्म रखा और राइट में I2 का टर्म रखा। यू सिंपली हैव टू डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो व्हेन आई गो फॉर 1 डिवाइडेड बाय 2
आई हैव I1 R1 अपॉन I1 R2, I1 कट होके सिर्फ बचेगा R1 अपॉन R2 ऑन योर LHS, इक्वल टू राइट में बचेगा I2 R3 अपॉन I2 R4, I2 कैंसिल होगा, सो वी विल ओनली बी लेफ्ट विद R3 बाय R4। तो ये तुम्हारा कंडीशन है फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क। व्हीटस्टोन नेटवर्क अगर बैलेंस्ड रहेगा तो मैंने कहा आई डैश का वैल्यू जीरो आएगा, और आई डैश को जीरो जैसे ही हमने इन इक्वेशंस में डाला हमें मिल गया ये कंडीशन। सो द कंडीशन इज R1 अपॉन R2 शुड बी इक्वल टू R3 अपॉन R4, मतलब इन दो का रेशियो और इन दो का रेशियो इक्वल होना चाहिए फॉर द ब्रिज टू बी बैलेंस्ड। इसे रीअरेंज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, take R2 on the right and R3 on the left, so you can make it R1 upon R3 is equals to R2 upon R4. So once again, if you check the positions of these resistors, R1 upon R3 equal to R2 upon R4, मतलब इनका रेशियो शुड बी इक्वल टू इनका रेशियो। अगर ये कंडीशन मीट हो गया तो ब्रिज बैलेंस्ड रहेगा, उस केस में आई डैश जीरो आएगा, मतलब इधर का और इधर का जो पोटेंशियल है वो सेम आएगा, एंड इस पार्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा जीरो आएगा। सो देयर विल बी नो करंट इन द ब्रांच ओवर हियर। इट इज लाइक ये ब्रांच अभी रहेगा या नहीं रहेगा, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज एनीवे उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। सो ये कंडीशंस याद रखना है फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क। अब कॉन्सेप्ट का नाम या टॉपिक का नाम मैंने बोला था व्हीटस्टोन नेटवर्क एंड मीटर ब्रिज। जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसे कहते हैं व्हीटस्टोन नेटवर्क, और इसका जो प्रैक्टिकल सेटअप लेबोरेटरी में बनेगा उसे कहेंगे मीटर ब्रिज। So in the laboratory we make this setup in this manner. So मान लो we are taking a battery, we take a switch, switch बोलो की बोलो एक ही बात है, I mean they are not the same, but switch या की का वही काम है कि अगर तुम इसको क्लोज करोगे तो सर्किट मेकअप हो जाएगा, मतलब सर्किट बन जाएगा और करंट फ्लो होना शुरू करेगा, और अगर ये ओपन रहेगा तो सर्किट ब्रोकन रहेगा, एंड ब्रोकन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। आप काफी रेफरेंस बुक्स देखेंगे तो उसमें एक रियोस्टैट भी दिखाया रहेगा। रियोस्टैट इज लाइक अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर तुम रियोस्टैट से मान लो इसका वेरिएबल रेजिस्टेंस 0 to 100 ओम में वेरी करेगा, तो एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 100 ओम्स यू कैन इंट्रोड्यूस इन द सर्किट। यू डू दैट, मतलब अगर आप सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो सर्किट का करंट कम हो जाएगा, एंड रेजिस्टेंस कम कर दोगे तो सर्किट का करंट बढ़ जाएगा। सो दिस इज यूज्ड एज अ करंट रेगुलेटर इन एनी सर्किट। तो रियोस्टैट मतलब इट्स लाइक अ वेरिएबल रेजिस्टर। We also call it a voltage regulator. Voltage regulator इसलिए because if you remember current electricity, I mean current electricity पढ़ रहा है बट पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था। मान लो इसका 100 वोल्ट है और टेक इट एज 50 वोल्ट। लेट अस से द रेजिस्टर्स आर 3 ohms and 7 ohms। तो जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा वो इसी रेशियो में डिवाइड होगा। मतलब 50 वोल्ट अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसके ऊपर आ जाएगा 15 वोल्ट और इसके ऊपर 35 वोल्ट। मान लो ये हमारा सर्किट रेजिस्टेंस था और ये हमारा रियोस्टैट का रेजिस्टेंस है। अगर मुझे सर्किट में 15 वोल्ट से थोड़ा ज्यादा चाहिए तो मैं रियोस्टैट का रेजिस्टेंस थोड़ा कम कर दूंगा, मतलब मान लो मैं इसको 6 ohms कर देता हूं। तो अभी क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम हो गया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा उसमें इसके ऊपर 15 वोल्ट से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। तो इन अ वे अगर इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो बैटरी का काफी सारा ड्रॉप इसी के ऊपर आ जाएगा, और इसका रेजिस्टेंस कम कर लोगे तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज्यादा तुम्हारे सर्किट में मिल जाएगा। सो रियोस्टैट इज अ कंपोनेंट यूज्ड फॉर यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, कि तुम्हें सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उसके लिए। सो या बी अवेयर ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। लाइक आई सेड ये रियोस्टैट मतलब इट्स जस्ट अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, लेट्स कॉल इट आर एच। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी वी, की को के से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस पॉइंट इज द पॉइंट ए, और यहां से एक 1 मीटर लेंथ का वायर लेंगे। So 1 meter length का wire, the other end will be point B, and that point will be connected to the rheostat. Wire AB का length, like I said, 1 meter है, इसीलिए इस सेटअप को कहते हैं मीटर ब्रिज। वायर ए पर हम एक कॉपर स्ट्रिप ले लेंगे L शेप का, then there will be a copper strip here, and we will take one more copper strip over here. So ये वाला जो पार्ट है इसमें हम एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। लेट अस से इट इज एक्स। अननोन रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, वी वांट टू डिटरमाइन कि अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या था। इस पर्पस के लिए हम मीटर ब्रिज को यूज करेंगे, और यहां पर हम कनेक्ट कर देंगे एक रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह ही होता है,
रियोस्टैट का सेटअप क्या होता है कि इट इज लाइक अ सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन जिसपे काफी सारे वायर्स होते हैं एंड देयर इज अ पीस ओवर हियर। इस पीस को मान लो तुमने यहां पे रखा तो इतना पार्ट ऑफ द सेटअप विल बी इंक्लूडेड इन द सर्किट और इतना रेजिस्टेंस तुमने इंट्रोड्यूस कर दिया सर्किट में। अगर इसी पीस को थोड़ा तुम यहां पर मूव कर दोगे तो सर्किट में सिर्फ इतना ही वायर जाएगा एंड बेसिकली पहले के कंपेयर में तुमने कम वायर लिया तो अभी सर्किट में रेजिस्टेंस तुमने कम इंट्रोड्यूस किया। सो बाय मूविंग द नॉब लेफ्ट एंड राइट यू आर कंट्रोलिंग हाउ मच रेजिस्टेंस यू विल पुट इन द सर्किट। रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या रहता है, देयर इज अ बॉक्स एंड देन देयर आर सर्टेन कीज। अगर एक की प्लक आउट कर दोगे तो उस की के ऊपर जितना रेजिस्टेंस लिखा रहेगा उतना रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा इस पार्ट में। तो यहां पे जब रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करोगे तो ऐसा कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होगा, देयर आर स्पेसिफिक कीज विच यू विल रिमूव और जिस की मतलब की का जो भी वैल्यू रहेगा उतना रेजिस्टेंस इस पार्ट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। मान लो इसका रेजिस्टेंस 5 ओम्स था, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम्स था, तो अगर मैं 5 और 10 का की निकाल दूं तो यहां पर रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा ऑफ 5 प्लस 10 मतलब 15 ओम्स। तो इन दोनों का वर्किंग का पैटर्न अलग अलग है बट दे आर अल्टीमेटली यूज्ड एज वेरिएबल रेजिस्टर्स ओनली। मतलब दिस इज यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग रेजिस्टेंस ओवर हियर इन सर्टेन स्टेप्स। मतलब ये 5 ओम्स का या स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस यू विल इंट्रोड्यूस हियर एंड यहां पर एक कंटिन्यूअस रेंज में तुम रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर पाओगे सर्किट में। So yeah, that's how the Wheatstone network is being made in the laboratory. अब यहाँ पर इस part of the copper strip से हम एक जॉकी हम जॉकी कनेक्ट करेंगे। जॉकी मतलब इट इज सिंपली अ मेटल पीस एंड इस मेटल पीस के साथ हम वायर ए बी के अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे। व्हेन वी टच द वायर ए बी एट डिफरेंट पॉइंट्स, एक सर्टेन पॉइंट ऐसा रहेगा, लेट्स कॉल इट द पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पे नाउ सी द मीटर ब्रिज जो मैंने रेजिस्टेंस तुम्हें दिखाए थे व्हीटस्टोन नेटवर्क में, दिस पार्ट करेस्पॉन्ड्स टू R1। मैंने ये सेटअप दिखाया था, तो R1 इज दिस रेजिस्टेंस, R2 इज दिस रेजिस्टेंस, AP का जो रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी R3 एंड R4 इज गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस ऑफ BP। तो ये हमारा पूरा व्हीटस्टोन नेटवर्क यहां पर आ गया और ये जो पार्ट सेंटर में है मतलब जो जॉकी मैंने बोला वो जॉकी इस रेजिस्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ये ब्रिज बैलेंस हो चुका है समवेयर एट द पॉइंट पी, लेट अस से पॉइंट जॉकी को तुम अलग अलग पॉइंट पे टच करोगे तो एट सम पॉइंट पी द ब्रिज इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड। इस पॉइंट पे जॉकी में से जो करंट आएगा वो जीरो आएगा। अब जॉकी से करंट जीरो आया ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देंगे। मतलब इस पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड रहेगा और वहां से एक जॉकी कनेक्टेड रहेगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा इफ देयर इज अ करंट थ्रू इट। तो whenever galvanometer shows a zero deflection we know that this part of the wire does not have any current। मतलब इसको अगर तुमने यहां पे टच किया तो गैल्वेनोमीटर करंट दिखाएगा, we know this is not the null point। यहां पे टच करोगे तो भी गैल्वेनोमीटर में करंट आएगा, we know this is also not the null point। so at some point तुम्हें दिखेगा गैल्वेनोमीटर ने जीरो करंट शो किया तो उसे नल पॉइंट कहेंगे। एंड जब ये नल पॉइंट मिल जाएगा तो इस पॉइंट पे तुम कमेंट कर पाओगे कि ये पूरा ब्रिज अभी बैलेंस्ड है। अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड है तो वो कंडीशन मीट होगा, दैट इज x अपॉन आर बी। x मतलब अननोन रेजिस्टेंस अपॉन आर बी मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस, दैट शुड बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए पी डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ BP। सो x अपॉन आर बी becomes equal to रेजिस्टेंस का फॉर्मूला was rho into L upon A, तो RAP becomes rho into LAP upon A divided by resistance of BP becomes rho into LBP upon A। यहां पर रो मतलब इस वायर का रेजिस्टिविटी, अब चाहे AP बोलो या BP बोलो वायर तो वही है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। रो कैन बी कैंसल्ड अप एंड डाउन। यहाँ A मतलब इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगेन फॉर AP एंड BP इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम ओनली बिकॉज इट इज वन सिंगल वायर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कट होगा। तो सिंपल हमें मिल गया x अपॉन आर बी इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ AP अपॉन द लेंथ ऑफ BP। तो ये तुम्हारा मीटर ब्रिज का फाइनल फॉर्मूला हो चुका है। इस फॉर्मूला के ऊपर अगेन काफी सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, इजी भी टफ भी, बट न्यूमेरिकल्स में इस वीडियो में ज्यादा ले नहीं रहा हूं बिकॉज आई एम मोर फोकस्ड ऑन द थियोरी। बट या मेक श्योर दैट बेस्ड ऑन दिस यू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बिकॉज इसके ऊपर अगर कोई न्यूमेरिकल आया तो आई फील इट इज क्वाइट अ स्कोरिंग थिंग। सो या दैट वाज द प्रैक्टिकल सेटअप ऑफ
a Wheatstone network in a laboratory. It's called meter bridge, and these are the equations for a meter bridge that you should remember. In between मैंने ये जो रियोस्टैट का डिस्क्रिप्शन तुम्हें दिया वो भी ध्यान में रखना. ज्यादा पूछते नहीं है, but you should know that what these components actually mean and what these components actually do in an electrical circuit. So yeah, with that we are done with one more topic, and we can now start with the next topic of potentiometer. एक बेसिक सर्किट बनाना है with a battery of EMF E, internal resistance R dash, कनेक्ट करेंगे with a switch और a key K, और ये कनेक्टेड रहेगा रियोस्टैट के साथ. रियोस्टैट मतलब एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, एंड लेट अस से इसका रेजिस्टेंस RH है. वी विल कनेक्ट द बैटरी विथ अ पोटेंशियोमीटर वायर AB. So this is the end A of the wire. The potentiometer wire has its end B over here. So A to B. यहाँ पर आ गया तुम्हारा पोटेंशियोमीटर वायर, एंड देन द एंड B is connected back to the rheostat. AB का जो लेंथ है, लेट्स कॉल इट सिंपली L और LAB. रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज R. तो AB के लिए जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, वी विल कॉल इट सिग्मा. सो दैट इज R अपॉन LAB. इस सर्किट में करंट कितना रहेगा, तो ये हमें ओम्स लॉ के हेल्प से मिल जाएगा. द करंट इन द सर्किट I. So I is the current in the circuit. I'll not mark it here. I'll just remove that. Yeah. So the current in the circuit will be EMF of the battery E divided by total resistance of the circuit. Circuit में resistance आएगा rheostat का RH plus internal resistance of the battery, that is R dash, plus resistance of the wire AB. AB wire का resistance we had taken it to be R. Of course मैंने sigma define किया था, that is resistance per unit length, but इसे हम थोड़ी देर के बाद यूज करेंगे. फिलहाल इस जो हमने एक बेसिक सर्किट बना दिया, इस सर्किट में करंट आएगा I इक्वल टू E अपॉन RH प्लस R डैश प्लस R. इस सर्किट में पॉइंट A पर हमें एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करना है. देखो पॉइंट A कनेक्टेड था हमारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो पॉइंट A पे जो दूसरा बैटरी हम कनेक्ट करेंगे उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल ही कनेक्ट करेंगे. सो आई एम कनेक्टिंग एन एक्सटर्नल बैटरी ऑफ EMF E1 such that positive terminal of E1 is connected to the point A, और point A पे मेन बैटरी का भी पॉजिटिव टर्मिनल ही था. E1 का दूसरा एंड एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्टेड रहेगा. गैल्वेनोमीटर मतलब अगर इसमें से करंट पास होगा तो डिफ्लेक्शन आएगा, छोटा करंट छोटा डिफ्लेक्शन, बड़ा करंट बड़ा डिफ्लेक्शन. एंड या गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक वायर ले लेंगे, एंड उस वायर को हम अलग अलग पॉइंट्स पे टच कर सकेंगे ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर AB. इस आर को अबाउट कर लेंगे, एंड या the other part of मतलब galvanometer से जो दूसरा पार्ट आएगा, that will be a wire, and I said that wire can be connected at different points on the potentiometer wire AB. So let us say I am connecting that wire at this point. Let's call that point to be point P. अब इस सेटअप में देखो कैसा होगा. बैटरी का जो EMF है, मतलब मान लो इसका EMF इज 50 वोल्ट, तो 50 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है on the potentiometer wire AB, rheostat and internal resistance of the battery. Let us say internal resistance is negligible, rheostat भी हमने मान लो 0 कर दिया, तो ये पूरा का पूरा 50 वोल्ट जो रहेगा, ये पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इट विल अपीयर ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर AB. मान लो A जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल आ गया 50 वोल्ट एंड B का पोटेंशियल आ गया 0 वोल्ट. दैट इज हाउ यू आर गेटिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट ऑन द वायर AB. अब अगर मैं इस पॉइंट को मतलब पॉइंट P को मान लो A के नजदीक लेता हूं, see the more you go further in the potentiometer wire, तुम्हारा potential drop उतना ज्यादा होते जाएगा. So if I take a point P very close to the point A, let us say ये वाला point है, इसका potential 40 वोल्ट रहेगा, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का रहेगा. एज यू गो अवे, मतलब मान लो यहां तक आ जाओगे तो यहां पर पोटेंशियल रहेगा 30 वोल्ट, यहां पर रहेगा 20 वोल्ट, यहां पर रहेगा 10 वोल्ट, एंड फाइनली बी पर आ गया 0 वोल्ट. So what I am trying to say is, if point P is closer to the point A, तो AP का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो छोटा रहेगा. पॉइंट P को जितना तुम दूर लेकर जाओगे उतना तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ते जाएगा. So that's what I am trying to say, that if this point P is closer to the point A, तो AP का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कम आएगा, एंड इफ पॉइंट P इज अवे फ्रॉम द पॉइंट A,
तो एपी का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ज्यादा आएगा। नाउ आई वांट यू टू लुक ओनली एट द सेकेंडरी सर्किट। ये 50 वोल्ट भी इरेज कर लेंगे, इट वाज ओनली अ रेफरेंस फिगर। सेकेंडरी सर्किट देखोगे तो मेरे पास E1 है। Forget the galvanometer for now. E1 is connected to the point A. So let us say here we have the point A and then we have the point P. अब देखो E1 जो है इट्स लाइक अ पंप। बैटरी हमेशा क्या करता है, तो वो करंट रिलीज करता है। तो ये बैटरी है वो करंट रिलीज करने का ट्राई करेगा, जैसे पंप है वो पानी छोड़ने का ट्राई करेगा। वैसे E1 इट विल ट्राई टू रिलीज अ करंट। अगर VAP बड़ा रहेगा, देखो VAP अगर छोटा है तो E1 अपना करंट इजीली पास आउट कर पाएगा, मतलब E1 करंट रिलीज कर पाएगा। लेकिन AP का पोटेंशियल डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा है तो E1 को करंट रिलीज करने में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, मतलब E1 अपना करंट रिलीज नहीं कर पाएगा। सो लेट अस कंसिडर अ कंडीशन वेयर P इज वेरी क्लोज टू ए। सो ये वाला पार्ट इरेज कर लेंगे एंड लेट्स टेक P टू बी अ पॉइंट वेरी क्लोज टू ए। लेट्स टेक द पॉइंट P राइट हियर। इस केस में E1 विल बी ग्रेटर देन VAP। अगर E1 ग्रेटर देन VAP आया तो ये E1 अपना करंट रिलीज कर पाएगा। अब फिलहाल ये मेन बैटरी तो अपना करंट रिलीज करने ही वाला है, सो दिस बैटरी विल रिलीज द करंट। इसका रिलीज करंट और इसका रिलीज करंट ये दोनों मीटअप करेंगे एट पॉइंट ए। सो एपी में ये दोनों करंट साथ में फ्लो करेंगे। नाउ व्हेन यू रीच द पॉइंट पी, E1 ने जो करंट छोड़ा था वो करंट यहां से वापस चला जाएगा E1 के पास, और मेन बैटरी का जो करंट था वो यहां से कंटिन्यू करेगा मेन सर्किट में। That is how the setup will look like when point P is very close to the point A. इस कंडीशन में देखो गैल्वेनोमीटर में तुम्हें इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो मिला। इसी सेटअप को दोबारा रिपीट करेंगे by taking point P much away from the point A. So I'll draw that figure again. What we had taken was the battery E, battery of EMF E, internal resistance मैंने कहा था R dash होगा। We connected it to the point A. देन वी हैड अ स्विच और अ की, फिर एक रियोस्टैट लिया था, फिर पोटेंशियोमीटर वायर ए बी था। सो यहां पर पॉइंट बी था, इट वाज कनेक्टेड टू द रियोस्टैट। पॉइंट ए पर हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया था EMF E1 का, एक गैल्वेनोमीटर था एंड यहां से एक वायर ही हमने कंटिन्यू किया था एंड वी वर टचिंग दैट वायर एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। नाउ आई एम सेइंग हम पॉइंट P को काफी दूर ले लेंगे। नाउ व्हेन यू टेक पॉइंट P मच अवे फ्रॉम द पॉइंट A, जो पोटेंशियल डिफरेंस AP का रहेगा वो E1 के कंपेयर में बड़ा होगा। सो व्हेन वी लुक एट दैट सेकेंडरी सर्किट अगेन, तुम्हारे पास E1 था, यहां पर A, यहां पर P, एंड अब मैंने कहा AP का पोटेंशियल डिफरेंस काफी ज्यादा है E1 के कंपेयर में, तो E1 अभी अपना करंट छोड़ नहीं पाएगा। नाउ बिकॉज E1 कैन नॉट रिलीज इट्स ओन करंट, तो इस सेटअप में ऐसा होगा कि E से जो करंट आया, अब देखो E1 से तो करंट आ नहीं पाएगा बिकॉज यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा था। तो ये जो E का करंट आया वही करंट स्प्लिट हो जाएगा पॉइंट A पर। एक पार्ट ऑफ द करंट विल फ्लो इन दिस सर्किट एंड द अदर पार्ट ऑफ द करंट विल फ्लो इन दिस पार्ट, AP में फ्लो करेगा। फाइनली पॉइंट P पर ये वाला करंट और ये वाला करंट मीटअप होंगे और पॉइंट P पर जो टोटल करंट हमें मेन बैटरी से मिला था वो पॉइंट P पर वो करंट हमें वापस मिल जाएगा एंड दैट पॉइंट एंड दैट करंट फ्रॉम पॉइंट P विल फ्लो बैक टू द बैटरी अगेन। इस केस में नोटिस करो गैल्वेनोमीटर में करंट आ गया इस डायरेक्शन में। पिछले केस में देखोगे तो गैल्वेनोमीटर में करंट ऐसे गया था, इस केस में गैल्वेनोमीटर करंट इस तरफ गया। मतलब पॉइंट P अगर दूर लोगे तो गैल्वेनोमीटर करंट इधर जाएगा, पॉइंट P अगर नजदीक लोगे तो गैल्वेनोमीटर करंट इस तरफ जाएगा। अगर मैं पॉइंट P का एक सर्टेन पोजीशन वायर पे देखूं तो एक सर्टेन पोजीशन ऐसा होना चाहिए कि जिसपे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट आएगा ही नहीं। इफ यू रियलाइज ये सेटअप हो रहा था व्हेन E1 वाज ग्रेटर देन VAP, ये सेटअप हो रहा था व्हेन E1 वाज लेसर देन VAP। अगर VAP बड़ा था तभी तभी ही E1 अपना करंट रिलीज नहीं कर पा रहा था। सो ये सेटअप था व्हेन E1 वाज लेस देन VAP, ये सेटअप था व्हेन E1 वाज ग्रेटर देन VAP। तो जो कंडीशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर में हमें कोई करंट मिलेगा ही नहीं, दैट कंडीशन विल हैपन व्हेन E1 विल बिकम इक्वल टू VAP। सो ये सारा पार्ट इरेज कर लो एंड आई एम सेइंग व्हेन E1 will be equal to VAP, the current in galvanometer will be 0.
सो लेट अस से गैल्वेनोमीटर को मैंने यहाँ पे कहीं पे टच किया एंड यहाँ पे टच करके आई सॉ दैट द गैल्वेनोमीटर इज शोइंग अ जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन मतलब अभी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट है नहीं, तो पॉइंट पी हो जाएगा नल पॉइंट। एंड जहां पर भी मुझे नल पॉइंट मिला उस पॉइंट पे मैं कमेंट करूंगा कि इस पॉइंट पर E1 has become equal to the potential difference on AP. So E1 मुझे प्रेडिक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, मुझे E1 का वैल्यू पता नहीं है। I was trying to find E1 मतलब I was trying to find EMF of the unknown battery with the help of this entire setup. Now I know E1 is the potential difference on AP. AP पर potential difference कितना आएगा? By Ohm's law this has to be I into R AP बिकॉज V इक्वल टू IR था। अब I मतलब इस सर्किट का करंट, बट यू विल से कि जो सर्किट करंट हमने लिखा था ये तो हमने तब लिखा था जब बाहर का कुछ था नहीं। अगर बाहर का कोई सेटअप आ जाएगा देन विल इट नॉट चेंज द करंट इन माय प्राइमरी सर्किट? ऑफ कोर्स इट विल, बट देखो इस पॉइंट पे मैंने कहा गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो है। अगर गैल्वेनोमीटर करंट जीरो है इट इज एज गुड एज द एक्सटर्नल सर्किट इज नॉट कनेक्टेड। सो आई मीन इट इज डेफिनेटली कनेक्टेड, बट अगर बाहर के सर्किट में कोई करंट नहीं है तो पहले जब ये कनेक्टेड नहीं था तभी भी सारा करंट इधर ही फ्लो कर रहा था। Now at the null point there is no current flowing in the external circuit, so all the current again flows through the primary circuit only. So galvanometer current जब zero आएगा at that point the setup is behaving as good as the external circuit is not connected. तो इसलिए हम यहाँ जो current use करेंगे it will be the same current that we were getting originally when the external circuit was not connected. तो current in the primary circuit will be obtained by this formula. Resistance of AP अगर चाहिए तो resistance of AP will be found by resistance per unit length of the potentiometer wire. So I into resistance per unit length of the potentiometer wire is sigma multiplied by the length of AP, and length AP later on I will call it L1 but for the time being I'll keep it as LAP. तो E1 का सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा I sigma L. Okay, I'll call it L1 now only. So L1 is like length of AP, and yeah that's the formula for calculating EMF of an external battery. So E1 का ये फॉर्मूला रहेगा I sigma L1, एंड इस फॉर्मूला के टर्म्स को अच्छे से समझ के रखो। E1 मतलब एक्सटर्नल बैटरी का जो EMF कैलकुलेट करना था वो, I मतलब तुम्हारे प्राइमरी सर्किट का जो करंट था वो, एंड ये वही करंट है जब बाहर का कुछ तुमने कनेक्ट नहीं किया था। तो प्राइमरी सर्किट का करंट तुम्हें इस फॉर्मूला से मिल जाएगा। सिग्मा मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फॉर द वायर ए बी, जो मैंने यहाँ पर लिखा है R अपॉन एल ए बी, ये 0 वोल्ट रब कर देंगे, इट वाज ओनली फॉर अ रेफरेंस पर्पस। एंड या L1 मतलब एपी का जो लेंथ आएगा दैट इज द बैलेंसिंग लेंथ व्हेन गैल्वेनोमीटर वाज शोइंग अ जीरो डिफ्लेक्शन। तो इस फॉर्मूला से तुम्हें E1 का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। कंटिन्यूइंग फर्दर लेट्स रब ऑफ दिस डायग्राम। यस, अभी अगर E1 के अक्रॉस में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं, सो या E1 के अक्रॉस लेट अस से आई एम कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस R। E1 का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो स्मॉल r था, तो यहां पर मैंने एक टर्शियरी सर्किट बना दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस का ऐसा था कि अगर बैटरी का EMF, मान लो बैटरी का EMF 10 वोल्ट है, तो सर्किट में बैटरी जो प्रोवाइड आइडियली द बैटरी शुड आइडियली प्रोवाइड 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट अगर उसका EMF 10 वोल्ट है तो, बट बैटरी हमेशा उसके रेटेड वैल्यू से थोड़ा कम पोटेंशियल डिफरेंस ही प्रोवाइड करेगा। तो अगर E1 का वैल्यू 10 वोल्ट है तो ये जो टर्शियरी सर्किट बना इसमें वो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट से थोड़ा कम ही ऑफर करेगा, मतलब R के ऊपर जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 10 से थोड़ा कम रहेगा। और मान लो 9 वोल्ट है तो ये 9 वोल्ट को कहा जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये 10 वोल्ट था EMF ऑफ द बैटरी। अभी 10 और 9 जाने दो, सिंपल कहेंगे R के ऊपर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिला दैट इज V। एज पर वॉट एवर आई डिस्क्राइब, E1 का वैल्यू और V का वैल्यू अगर देखोगे तो V का वैल्यू E1 के कंपेयर में हमेशा छोटा रहेगा। सो V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दैट वी आर गेटिंग ऑन द रेजिस्टर। अभी टर्शियरी सर्किट को अगर पोटेंशियोमीटर वायर पे बैलेंस करना है, देखो E1 को बैलेंस करने के लिए लेंथ AP लगा था, जब तुम एक रेजिस्टर कनेक्ट करोगे तब पोटेंशियोमीटर वायर पे E1 बैलेंस नहीं होगा, इंस्टेड इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आया वो बैलेंस होगा। इफ यू रियलाइज E1 का वैल्यू बड़ा था और V का वैल्यू E1 के कंपेयर में छोटा होगा, तो जो बैलेंसिंग लेंथ आएगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए छोटा आएगा। सो पॉइंट P पे अगर E1 बैलेंस हो रहा था, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस करने के लिए मुझे छोटा लेंथ लगेगा, सो द बैलेंसिंग लेंथ विल बी समवेयर ओवर हियर। मतलब इसी वायर को अगर मैं इस पॉइंट पे कहीं पे टच करूंगा, मतलब समवेयर
बिहाइंड पी, मतलब यहां पर पी डैश ले लो, तो एपी डैश जो रहेगा, एपी डैश का लेंथ विल बिकम द बैलेंसिंग लेंथ व्हेन यू कनेक्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। सो पॉइंट ये है कि जब तुम टर्शियरी सर्किट बना दोगे तब पोटेंशियोमीटर वायर पर E1 बैलेंस नहीं होगा, व्हाट विल गेट बैलेंस्ड इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब तुमने अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस किया तो सेम इक्वेशन एप्लीकेबल रहेगा, दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी आई सिग्मा इनटू द लेंथ ऑफ एपी डैश, लेंथ ऑफ एपी डैश को लिख लेंगे L2, तो V इज इक्वल्स टू आई सिग्मा L2, और लिख के रखता हूं L2 इज लेंथ ऑफ एपी डैश। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सिंपली डिवाइड कर दो, बिकॉज आई सिग्मा जो है वो तो दोनों में कॉमन आ जाएगा। सो वी हैव E1 अपॉन V इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। यहां पर E1 मतलब इस बैटरी का EMF, अगर सिर्फ टर्शियरी सर्किट देखोगे, सो दिस इज द टर्शियरी सर्किट। देखो नल पॉइंट पे क्या होगा, नल पॉइंट पर मतलब जब P डैश पे तुम कनेक्ट करोगे तब गैल्वेनोमीटर एक जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हुआ है। जब गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं होगा तभी प्राइमरी सर्किट में तो करंट पास होने ही वाला है, बिकॉज प्राइमरी सर्किट का तो सब कनेक्शंस बना हुआ है। सो अ करंट विल बी फ्लोइंग इन द प्राइमरी सर्किट। सो इन दिस सर्किट द करंट दैट विल बी फ्लोइंग इज द करंट I. सो I इज द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी सर्किट। सो ये करंट I तुम्हारा प्राइमरी सर्किट में फ्लो हो रहा है। When the null point is achieved, मैं उस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, तो ये जितना पार्ट मैंने ग्रीन से शो किया, इस पार्ट ऑफ द वायर में या इस पार्ट ऑफ द सर्किट में देयर विल बी नो करंट इवन इन दिस पार्ट। बट यू सी दैट देयर इज अ टर्शियरी सर्किट बीइंग मेड ओवर हियर। इस सर्किट में E1 अपना करंट छोड़ने वाला है। सो इन दिस सर्किट विच आई एम मार्किंग इन पिंक, इस सर्किट में एक करंट आएगा, लेट्स कॉल दैट करंट टू बी कैपिटल I. सो कैपिटल I इज द करंट इन द टर्शियरी सर्किट। ये करंट बैटरी E1 ने बनाया था अपने टर्शियरी सर्किट में। सो E1 जो करंट बनाएगा उसका इक्वेशन दिया जाएगा एज, इफ दिस करंट वाज कैपिटल I, दैट करंट विल बी गिवन बाय E1। देखो E1 अगर EMF था, EMF फुल सर्किट पे लगता है, तो फुल सर्किट के लिए तुम्हें फुल सर्किट का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। सो दैट विल बी स्मॉल r प्लस कैपिटल R. So the current in the tertiary circuit will be given by E1 upon small r plus capital R. बट यहां पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था। देखो यही करंट फ्लो करने वाला है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो इस रेजिस्टेंस में जो करंट आएगा दैट विल बी गिवन बाय रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस का ही रेजिस्टेंस वैल्यू, मतलब रेजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू। सो आई कैन राइट कैपिटल I is the current through this resistor. So I can write V equal to IR for this resistor, and I का फॉर्मूला will become V by R. So I can also be written as V by R. अगर इतने इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो E1 का फॉर्मूला तुम्हें मिल जाएगा I इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R, एंड इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो V का फॉर्मूला मिल जाएगा I इंटू R। इन दोनों ही इक्वेशंस को हमें सब्सटीट्यूट करना होगा यहां पर। सो व्हेन यू सब्सटीट्यूट बोथ ऑफ दीज ओवर हियर, एक्चुअली इतना पूरा ही इरेज कर लो एंड डायरेक्ट सब्सटीट्यूट ही कर लेंगे। E1 को हम डालने वाले थे I इंटू R प्लस R डिवाइडेड बाई V को डालने वाले थे I इंटू कैपिटल R, या एंड दैट इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब कैपिटल I ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, R अपॉन सॉरी R प्लस R अपॉन R, इसे भी अगर सेपरेट कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये जो 1 है इसे राइट में ले लेंगे, सो L1 अपॉन L2 माइनस 1 हो जाएगा, दैट विल बी द वैल्यू फॉर स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, एंड कैपिटल R को अगर राइट में ले लोगे तो तुम्हें फाइनल स्मॉल r का फॉर्मूला मिल जाएगा। सो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन एक्सटर्नल बैटरी। तो ये जो लास्ट फॉर्मूला है ये हेल्पफुल रहेगा अगर एक्सटर्नल बैटरी का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट एक्सटर्नल बैटरी इज ऑब्टेन्ड बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। कैपिटल R मतलब वापस देख लो, जो तुमने E1 के अक्रॉस रेजिस्टर कनेक्ट किया था उसका रेजिस्टेंस इज कैपिटल R। L1 मतलब बैलेंसिंग लेंथ था ओनली फॉर E1। जब तुमने बाहर का R कनेक्ट नहीं किया था तब E1 को बैलेंस करने के लिए कितना लेंथ लगा था, दैट वाज L1, दैट इज बेसिकली द लेंथ ऑफ AP। एंड L2 मतलब
अगर तुमने रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया E1 के अक्रॉस, तो जो रेजिस्टेंस पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस होने वाला है ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करने वाला जो लेंथ था AP डैश, दैट इज L2। तो ये L2 तुम यहां पर यूज करोगे, दैट इज द बैलेंसिंग लेंथ फॉर द रेजिस्टर बीइंग कनेक्टेड अक्रॉस E1। वो बैलेंसिंग लेंथ L2 रहेगा, दैट यू विल यूज हियर। एंड फाइनली इस फॉर्मूला से तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा फॉर द बैटरी E1। सो ये पूरा पोटेंशियोमीटर वायर का कॉन्सेप्ट है। इसका मेनली तो कंसेप्चुअली इसको समझ के रखो। अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो पोटेंशियोमीटर वायर के न्यूमेरिकल्स काफी इजी है। सो या दैट्स इट विद द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर। वी नाउ मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर एंड एम्पमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर एक बेसिक डिवाइस है जिसमें अगर करंट फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन आएगा। ज्यादा करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन, कम करंट कम डिफ्लेक्शन। Voltmeter is an instrument used for measuring potential difference and ammeter is an instrument used for measuring current. So let's talk of galvanometer conversion to an ammeter. देखो मैंने कहा गैल्वेनोमीटर में अगर करंट जाएगा तो डिफ्लेक्शन आएगा, देन व्हाई नॉट यूज गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली एज एन एमीटर ओनली। तो प्रॉब्लम यह है कि गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल है काफी वीक रहता है। अगर गैल्वेनोमीटर कॉइल में बहुत ज्यादा करंट चला गया तो गैल्वेनोमीटर कॉइल बर्न आउट हो जाएगा एंड देन दैट डिवाइस इज गोइंग टू बी ऑफ नो यूज। सो व्हाट वी डू इज, लेट अस से दिस इज द गैल्वेनोमीटर कॉइल और ये हमारा सर्किट करंट है I जो हमें मेजर करना था। गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में हम एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। दिस रेजिस्टेंस इज अ वेरी लो वैल्यू रेजिस्टेंस, वी कॉल इट शंट एंड इसका रेजिस्टेंस मान लो S है। तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस काफी लो वैल्यू रेजिस्टेंस है, मेजॉरिटी ऑफ द करंट इज गोइंग टू पास थ्रू दिस एंड अ वेरी स्मॉल करंट विल पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर कॉइल। मान लो गैल्वेनोमीटर कॉइल में करंट IG पास होगा, तो मेन करंट I था, IG will flow through the galvanometer, so remaining current I minus IG is going to flow through the shunt. IG will be sufficiently less and the galvanometer coil is not going to burn out and IG का जो भी वैल्यू रहेगा it will be proportional to the main current। मतलब I अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो IG भी ज्यादा रहेगा and I अगर कम रहेगा तो proportionately IG भी कम रहेगा। तो अगर हमें IG का वैल्यू पता चल गया, वहां से हमें पता चल पाएगा कि मेन सर्किट करंट कितना है। So that is this is mainly the way we convert a galvanometer to an ammeter, that is by connecting a shunt। shunt मतलब एक बहुत low value का resistance, so we connect a shunt across the galvanometer coil for converting the galvanometer to an ammeter। इसका calculations कैसे काम करेगा वो देखो। देखो galvanometer coil and shunt parallel में connected है तो इनके across potential difference same आएगा। इसका potential difference is IG into G and इसका potential difference is I minus IG into S। At this point define a factor called N। N मतलब जो करंट हमें मेजर करना था I divided by the current that the galvanometer can take, which is IG। So N factor is the current that we wanted to measure and denominator में आया IG मतलब maximum current which the galvanometer can take। इसको रीअरेंज कर लोगे तो you will get I is equals to N times IG और इसको अगर इसी इक्वेशन में दोबारा डाल देंगे तो लेफ्ट साइड रहेगा IG into G इक्वल्स टू राइट में आ जाएगा I जिसको हम डाल देंगे N टाइम्स IG माइनस IG इंटू S। यहां से IG कॉमन आ जाएगा, सो वी हैव IG इंटू G इज इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू S इंटू IG। यू कैन कैंसिल IG ऑन द लेफ्ट एंड राइट एंड रीअरेंज करके S जो है N माइनस 1 अगर नीचे ले लिया तो S का फॉर्मूला बन जाएगा G अपॉन N माइनस 1। सो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड शंट का जो वैल्यू है वो फाइंड करने का फॉर्मूला बन गया। सो लेट अस से मतलब जो सेटअप तुम्हें कभी भी दिया जाएगा इट विल लुक लाइक दिस। सो दे विल से लेट अस से वी वांट टू मेजर अ करंट ऑफ 0 to 100 एम्पियर। मतलब हमें एक एमीटर बनाना है जो 0 to 100 एम्पियर का करंट मेजर कर पाएगा। जो गैल्वेनोमीटर कॉइल है हमारे पास, लेट अस से इसका रेजिस्टेंस इज 5 ohms। लेट अस से द मैक्सिमम करंट दैट द गैल्वेनोमीटर कैन टेक, मतलब करंट अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर कॉइल जल जाएगा। सो द मैक्सिमम करंट व्हिच द गैल्वेनोमीटर कॉइल कैन टेक, लेट अस से इट इज 5 मिली एम्पियर एंड दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट कि शंट तुम्हें कितना लगाना पड़ेगा so that you can convert this galvanometer to the setup that we want। मतलब convert this galvanometer to an ammeter जो 0 to 100 एम्पियर का करंट हमें मेजर करके दे सके। तो इसके लिए शंट का रिक्वायर्ड वैल्यू क्या रहेगा ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें लगेगा n का फैक्टर, बिकॉज s का फॉर्मूला था g अपॉन n माइनस 1। g पता है, ऑल वी नीड इज द n फैक्टर। सो n फैक्टर आ जाएगा, द मैक्सिमम करंट वी वांट टू मेजर इज 100 एम्पियर।
सो व्हाट वी वांट टू मेजर इज 100, दैट इज आई का वैल्यू इज 100 अपॉन हमें IG करना था, सो IG इज 5 मिली एम्पियर, सो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3, डिवाइड करेंगे तो 5 और 100 कैंसिल होके 20 आएगा, और 20 इंटू 10 पावर 3 दैट इज 20,000। तो जो रिक्वायर्ड शंट रहेगा दैट शंट विल बिकम 5 ohms अपॉन 20,000 -1. अब 20,000 -1 approximately we can take it to be 20,000 only, so this will become 5 अपॉन 20,000 एंड इसको डिवाइड कर दोगे तो S का वैल्यू मिल जाएगा, S इज इक्वल्स टू, लेट्स से वी आर मल्टीप्लाइंग अप एंड डाउन विद 5, सो ये हो जाएगा 25 अपॉन 1 लाख, 1 लाख मतलब 10 टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -5 ohms। तो इस वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर मैं इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो ये मेरा सेटअप कन्वर्ट हो जाएगा टू एन एम मीटर विच विल बी एबल टू मेजर अ करंट इन द रेंज ऑफ 0 टू 100 एम्पियर। तो ये तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, और इस तरीके के न्यूमेरिकल्स वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तुमसे पूछ सकते हैं, इवन इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सो ये हो गया तुम्हारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एम मीटर। टेक द सेकंड वन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर टू अ वोल्ट मीटर। वोल्टमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, एंड अगर सर्किट में किसी के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है तो वोल्टमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ वायर थ्रू विच करंट आई इज फ्लोइंग, और ये पॉइंट है, पॉइंट बी के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था, तो वोल्टमीटर को हम कनेक्ट करेंगे ए और बी के पैरेलल में। वोल्टमीटर अगर ओपन करोगे तो यू विल सी दैट देयर इज अ गैल्वेनोमीटर कॉइल एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज with a high value resistance। ये resistance काफी बड़ा रहेगा, and yeah that will be the setup of a voltmeter, that is the galvanometer coil connected in series with a very high value resistance। ऐसा क्यों? क्योंकि जब करंट I फ्लो हो रहा था, लेट अस से AB का रेजिस्टेंस इज RAB ओनली, जब ये कोई भी सेटअप कनेक्टेड नहीं था तभी A और B के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस था दैट वाज I इंटू RAB। अब क्योंकि तुमने पैरेलल में कोई और सेटअप डाल दिया, ये जो करंट आई रहेगा एट पॉइंट ए इट विल स्प्लिट, थोड़ा सा करंट इसमें जाएगा, लेट्स से द करंट गोइंग इन दिस सेटअप इज IG, एंड बचा हुआ करंट I माइनस IG इस AB के थ्रू फ्लो करेगा। तो अभी जो AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया दैट इज I माइनस IG इंटू RAB। क्लियरली ये वैल्यू छोटा है कंपेयर टू दिस वैल्यू, सो ये वैल्यू बड़ा, ये वैल्यू छोटा, ये हमारा एक्चुअल वैल्यू था जो हमें मेजर करना था, बट द सेटअप इज गोइंग टू मेजर दिस वैल्यू। मतलब वोल्ट मीटर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा वो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस के कंपेयर में थोड़ा कम रहेगा। अब IG का वैल्यू जितना बड़ा रहेगा, अगर ये एक्सटर्नल सेटअप ज्यादा करंट एब्जॉर्ब कर देगा तो इसमें से कम करंट फ्लो होगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग आएगा वो और भी कम आएगा, मतलब एरर ज्यादा रहेगा। सो आइडियली वी वांट दैट द एक्सटर्नल सेटअप शुड नॉट एब्जॉर्ब एनी करंट। देखो अगर जीरो करंट एब्जॉर्ब करेगा तो ये भी नहीं चाहिए, बिकॉज गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन ओनली व्हेन इट विल एब्जॉर्ब करंट, तो थोड़ा ही सही करंट तो एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा, बट द एब्जॉर्ब्ड करंट बाय दैट एक्सटर्नल सेटअप हैज टू बी एज लेस एज पॉसिबल, सो दैट हमारे रीडिंग में जो एरर मिले वो कम से कम होना चाहिए। सो ये थोड़ा गैल्वेनोमीटर का सेटअप रहेगा। गैल्वेनोमीटर इन द सेंस गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन टू वोल्ट मीटर के लिए, इसमें RAB का ज्यादा कोई काम नहीं है। the entire intention over here is to measure the potential difference between AB, and like I said potential difference अगर AB के across measure करना है तो AB के across potential AB के across वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होगा, और वोल्ट मीटर ओपन करेंगे तो हमें दिखेगा गैल्वेनोमीटर कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज विद अ वेरी हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। हाई वैल्यू रेजिस्टेंस ये इंश्योर करता है कि करंट का जो भी पार्ट हम एब्जॉर्ब करेंगे वो जितना हो सके उतना कम से कम रहेगा। सो द करंट दैट वी आर एब्जॉर्बिंग हियर इज IG, इसमें से जो रिमेनिंग करंट है I माइनस IG वो फ्लो करेगा, बट इसका फिलहाल कैलकुलेशंस में कोई काम नहीं है। सो या लेट अस से IG इज द करंट दैट द वोल्ट मीटर इज एब्जॉर्बिंग। अब क्योंकि AB और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड है, AB का पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा। सो VAB दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन AB is the same as potential difference across this entire setup। इसका जो potential difference आएगा that will be the current IG multiplied by इस setup का total resistance, because the two of them are connected in series, equivalent resistance हो जाएगा G plus R।
तो IG को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विच इज G प्लस R। तो ये हमारा स्टार्टिंग स्टेप आ गया। जैसे पिछले वाले में हमने कहा था N फैक्टर वाज द करंट वी वांटेड टू मेजर अपॉन करंट विच द गैल्वेनोमीटर कैन टेक, वैसे इस केस में N फैक्टर डिफाइन होगा एज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट वी वांट टू मेजर विच इज VAB डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस जो गैल्वेनोमीटर पे आ पाएगा। लेट अस से द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन मेजर इज VAB। तो गैल्वेनोमीटर इज मतलब IG will become the maximum current that can flow through the galvanometer। करंट अगर IG से बढ़ गया तो अभी गैल्वेनोमीटर कॉइल जल जाएगा। So if IG is the max current which the galvanometer can take, तो maximum potential difference which the galvanometer can measure is IG into G। So यहाँ पर आ जाएगा IG into G। So N factor is defined as the potential difference that we wanted to measure divided by the potential difference that we can measure with the given galvanometer, which is IG into G। You can call it VG also। So let's write it as VG for now। And like I said, VG matlab it is IG into G। So that is how I am defining our N factor for this setup। So call it equation 1, call it equation 2। And yeah, अगर IG into G को हम यहाँ पर ले लें तो हमें मिलेगा VAB is equals to N into IG into G, और इस इक्वेशन को हम डाल देंगे इक्वेशन 1 में। So VAB is written as N into IG into G is equals to right में IG into G plus R। So on the left and right we can cancel IG। तो यहां पर हमारे पास बचेगा NG और इस G को भी लेफ्ट में ले लेंगे। So we have NG minus G। Now when I say NG minus G I can pull out the G common। So it will be N minus 1 into G and right hand side में सिर्फ R बचेगा। So R का फॉर्मूला आ गया N minus 1 into G। I will just rewrite it in this manner। R is equals to N minus 1 into G, and this becomes the final formula for the resistance which is required in series with the galvanometer coil to convert this galvanometer to finally a voltmeter। So questions कैसे आएंगे? You can take this setup only कि मान लो galvanometer resistance is 5 ohms and the maximum current which the galvanometer can take is 5 milliampere। So galvanometer resistance हमने ले लिया 5 ohms। The maximum current the galvanometer can take is 5 milliampere। एंड लेटर से मुझे इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है, इस गैल्वेनोमीटर को मुझे कन्वर्ट करना है और टू अ वोल्ट मीटर विच कैन मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0 to 200 वोल्ट। तो अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे सीरीज में एक बहुत हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। इस रेजिस्टर का वैल्यू क्या रहेगा ये मुझे इस फॉर्मूला से मिलेगा। इस फॉर्मूला में G का वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है, मुझे बस मेरा N फैक्टर फाइंड करना था। So N factor was defined as the potential difference we want to measure, इस केस में it is 200 volt divided by the potential difference that we can measure with the given galvanometer। given galvanometer पे जो potential difference आएगा that will be 5 into 5 मतलब 25, and ये मिली था तो एक 10 power minus 3 भी आएगा। अगर डिवाइड कर लोगे तो 200 by 25 मतलब 8 आएगा and 10 power minus 3 goes up, so this becomes 8000। N अगर 8000 मिला तो R जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस रहेगा जो हमें सीरीज में कनेक्ट करना है that will be N minus 1 into G। So that will be 8000 minus 1 into G मतलब 5। So this will be 7999 into 5। एग्जैक्ट वैल्यू चाहो तो एग्जैक्ट वैल्यू भी मेंशन कर पाओगे एंड अप्रोक्सीमेट चाहो तो यू कैन जस्ट गो फॉर 8000 into 5। फिलहाल 8000 into 5 will be 40,000 and 40,000 मतलब अगर एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 40,000 minus 5 मतलब 39,995 ohms। So this is the required resistance that you have to connect in series with the given galvanometer so that you can convert it to a voltmeter for measuring potential difference in the range of 0 to 200 volt। तो न्यूमेरिकल इस कॉन्सेप्ट पे कुछ इस तरीके से बन के आता है। So ये कॉन्सेप्ट था तुम्हारा फॉर कन्वर्टिंग अ गैल्वेनोमीटर टू अ वोल्टमीटर। ये दो कॉन्सेप्ट्स देखा जाए तो काफी आसान है एंड अगर प्रॉपरली समझ लोगे तो न्यूमेरिकल्स भी काफी आसान होंगे। So make sure that you practice these concepts well। And yeah, with that I am done with covering all the topics I wanted to cover in this video। I hope that the contents of this video have been someplace somewhere helpful to you in your preparations। Thank you for watching।